Hello children, welcome you again in my history class. In my last video I was completed sources of Mauryan Empire. Now next topic I am going to start the Mauryan Empire, the history of the Mauryan Empire. इससे पहले हम लोगों ने sources of Mauryan Empire स्टडी किया था, पढ़ा था. मीन्स वो सोर्सेस जिसके थ्रू हमें मौर्यन अंपायर के बारे में जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ हियर द मौर्यन अंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्यन अंपायर जो स्टैब्लिश हुआ है, सबसे पहले वो एरिया जहाँ पे मौर्यन अंपायर स्टैब्लिश हुआ है, मगध, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बिहार और झारखंड का एरिया है, वहां पे कभी मगध अंपायर हुआ करता था. आज के प्रेजेंट टाइम का जो पटना है वह कभी मगध अंपायर का कैपिटल पाटलिपुत्र के नाम से हुआ करता था. नौ मौर्यन अंपायर से पहले मगध पे नंद डायनेस्टी मीन्स नंद अंपायर था. नंद अंपायर का जो लास्ट रूलर था वो घनानंद था. घनानंद नंद अंपायर का लास्ट रूलर था. घनानंद के टाइम में ही घनानंद ने कौटिल्य को इंसल्ट किया था, जिससे कौटिल्य घनानंद से बदला लेने की. उसके अलावा घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के फैमिली को अपने स्टेट से डिसमिस कर दिया था. तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना बदला घनानंद से लेना चाहता था. नाउ एक्चुअली में मौर्यन अंपायर से पहले जब वहां पे घनानंद का अंपायर था, मीन्स जब नंद डायनेस्टी थी, तो नंद डायनेस्टी घनानंद के टाइम में बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी. तो इतना आसान नहीं था उसको डिफीट करना. चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य का हेल्प लिया, या ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हेल्प किया. और विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य defeated the Ghananand and he was established the Mauryan Empire in मगध. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मगध आज के टाइम का बिहार और झारखंड वाला एरिया है. पाटलिपुत्र, जिसको आज के टाइम में पटना कहते हैं, वो पाटलिपुत्र कभी मगध किंगडम का, मौर्यन अंपायर का और भी डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करती थी. आफ्टर डिफीटेड टू घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य expanded his empire. At the time, Chandragupta was the very powerful king. Now, थोड़ा सा बैक चलते हैं. जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से पहले घनानंद मगध का डायनेस्टी, तो उस घनानंद के टाइम में अलेक्जेंडर ने आज के टाइम का जो अफगानिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, वहां तक उसने मीन्स अलेक्जेंडर ने अपने अंपायर को एक्सटेंड कर लिया था. उसका जो लास्ट वॉर हुआ था वो पोरस से हुआ था. इसके बाद उसकी आर्मी ने आगे वॉर लड़ने से मना कर दिया था. इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि शायद उसकी आर्मी थक चुकी थी, उनको अपने घरों की याद आ रही थी, जिस वजह से वो अब आगे वॉर नहीं करना चाहते थे. तो इस प्रेशर में अलेक्जेंडर को अपने
अपने कंट्री वापस लौटना पड़ा और रास्ते में ही अलेक्जेंडर का डेथ हो जाता है। इसके बाद जो एरिया भारत के आसपास का एरिया जो अलेक्जेंडर ने विन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अपने कब्जे में कर दिया। जब इस बात की इंफॉर्मेशन सेल्यूकस को पता चला, जो कि अलेक्जेंडर के टाइम में जनरल था उसका, तो उसने सेल्यूकस ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक कर दिया। और ये कब अटैक किया? इन 305 BC इंडिया was again attacked by सेल्यूकस। ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ये उस उसमें उस ईयर को मेंशन किया गया है जब सेल्यूकस ने अटैक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को डिफीट किया और दोनों के बीच में क्या हुई, ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना काबुल स्टेट, कांधार स्टेट, हेरात और बलूचिस्तान ये चंद्रगुप्त को दिया। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपने डॉटर हेलेन की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य और ताकतवर हो गया, मीन्स इसकी अंपायर और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उसका रिलेशन अब ग्रीक के राजा से हो गया। उसको क्या मिल गया? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये जब स्टेट उसके किंगडम में ऐड किए गए तो उसका अंपायर और भी एक्सपैंड किया। ये पहला टाइम है कि जब एंशियंट टाइम में किसी का इतना बड़ा एम्पायर देखने को मिलता है। इससे पहले जो इंडिया था वो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा था जहाँ पे एक अकेला राजा इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने टाइम में राजा था तो उस टाइम इसकी अंपायर काबुल, कंधार से लेकर साउथ में मैसूर तक था। उसके अलावा बंगाल, ईस्ट साइड में और वेस्ट में सौराष्ट्र, मीन्स जिसको हम गुजरात भी कहते हैं। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अब जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जैन के जो सोर्सेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग, चंद्रगुप्त मौर्य जब ये लास्ट टाइम में जब ये बिल्कुल ओल्ड हो गया तो इसने अपने गद्दी को छोड़ के अपने बेटे को गद्दी दिया और फिर ये साउथ चला गया और वहीं पे उसने तपस्या की और उसकी डेथ वहीं हुई, साउथ साइड में। नाउ बिंदुसार जब किंग बना मगध का, चंद्रगुप्त मौर्य जब बिंदुसार को किंग बनाया और इसके किंग टाइम में लोगों ने मगध अंपायर पे अटैक करना शुरू किया। मीन्स मौर्यन अंपायर का जो इतना स्टैब्लिश, इतना वास्ट, इतना बड़ा अंपायर स्टैब्लिश हुआ था, तो और सारे किंग लोगों ने, आसपास के किंग ने इस पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन बिंदुसार ने उनकी बहुत ही डट के मुकाबला किया। ग्रीक हिस्टोरियन इसको स्लेयर ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। इसने साउथ हिट किया, 16 रूलर को डिफीट किया जो एक साथ युद्ध लड़े थे बिंदुसार से। नाउ इसके ही टाइम में तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ जिसको किसने दबाया? इसके बेटे ने, अशोक ने, जो उस टाइम का गवर्नर था। बिंदुसार अपने टाइम में अपने मीन्स ग्रीस के रूलर से उसने फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखा, अशोक ने भी बनाए रखा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बिंदुसार को तो नहीं पढ़ना है, बट अशोक सिलेबस में है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों राजाओं के बारे में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें स्टडी करना है। नाउ अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसार डेथ। बिंदुसार की डेथ होने के बाद अशोक राजा बना। इसने कुछ टाइटल भी एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि नेम द 2 टाइटल्स एक्सेप्टेड बाय द अशोका। तो ये 2 टाइटल हैं, देवना प्रिय, जिसका मतलब होता है देवताओं में प्रिय, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, एंड प्रियदर्शी द ब्यूटीफुल वन।
चंद्रगुप्त और बिंदुसार इतने बड़े जो उन्होंने वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश किया, इतने बड़े एम्पायर को स्टैब्लिश करने के बावजूद भी जो मगध का जो उनका एक नेबरिंग स्टेट था कलिंग, उस पे वो अभी तक उसको विन नहीं कर पाए थे। कलिंगा ने अपने आप को अभी तक सेफ करके रखा था इन दो राजाओं से, लेकिन अशोक के टाइम में अशोक ने कलिंगा को अपने राज्य में शामिल करने की एक अपना एम्बिशन बना रखा था कि हम उसको अपने राज्य में शामिल करेंगे। कलिंगा जो कि बहुत ही पावरफुल किंगडम था, अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इनको अपने अंडर में नहीं कर पाए थे। अशोक ने कोशिश किया इसके लिए, उसने कलिंगा पे वॉर किया। अब कलिंगा पे वॉर किया, इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है? इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी इंफॉर्मेशन हमें रॉक एडिक्ट्स 13 में ही मिलती है, अशोका के रॉक एडिक्ट 13 में। नाउ जब कलिंगा पे अटैक हुआ, अशोक ने जब कलिंगा पे अटैक किया, देन दोनों के बीच में, कलिंगा और अशोक के बीच में, कलिंगा के राजा और अशोक के बीच में बहुत ही टक्कर की लड़ाई हुई, बहुत ही टक्कर की वॉर हुई। कलिंगा अपने आर्मी के साथ बिल्कुल स्ट्रांग था, तो अशोका भी अपने आर्मी के साथ स्ट्रांग था। अशोका को बहुत ही टफ रेजिस्टेंस मिला कलिंगा की तरफ से। नाउ लेकिन फिर भी कलिंगा पर विजय किसकी हुई? उसको किसने जीता? अशोका का। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, कलिंगा में इतना ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए, इतने सोल्जर्स मारे गए दोनों तरफ के, दोनों ही किंगडम के बहुत बड़े लॉस हुए। अशोक ने दोनों तरफ के लॉस को देख के, एक तो वो विन तो कर लिया है कलिंगा वॉर को, लेकिन उस वॉर में जितने लोग मारे गए, उस जितना लॉस हुआ, वो उनके बारे में सोच के बड़ा परेशान हो रहा था। उसको उस रात नींद नहीं आई और उसके लाइफ में शायद बहुत बड़ा चेंज होने वाला था। वो जब पूरी रात नहीं सोया, उसने, और उसके बाद फिर उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। तो क्या डिसीजन लिया? तो इसको एक टॉपिक के अंदर हम लोग रीड करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कलिंगा वॉर। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कलिंगा वॉर। तो 5 consequences is given here. Consequences means the result of Kalinga war. After the Kalinga war, clearly written here, the death and destruction caused by the Kalinga war brought about a great change in the personal and the political life of Ashoka. He abandoned the policy of conquest by force. उसने कॉन्क्वेस्ट मीन्स विन करने की, जीतने की जो पॉलिसी थी, विन करने की जो पॉलिसी थी अपनी आर्मी के थ्रू, उसने उसको तुरंत अबैंड कर दिया, मीन्स उसको तुरंत लीव कर दिया, छोड़ दिया। उसकी जो एम्बिशन थी विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में विजय करना, उसका जो एक एम्बिशन था उसने भी उसको छोड़ दिया, और उसके प्लेस पे उसने रिलीजन, पॉलिसी ऑफ रिलीजन को एक्सेप्ट किया। इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा कलिंगा की पर्सनल लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। ही स्टॉप्ड हंटिंग एंड ईटिंग मीट एंड अबेंडेड द लाइफ ऑफ लग्जरी। थर्ड पॉइंट, अशोका डिक्लेयर्ड द बुद्धिज्म एज द स्टेट ऑफ रिलीजन। उसने अपने राज्य का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म को अनाउंस किया। द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर्स। उसने अपने सारे प्रिजनर्स एग्रीकल्चर में लगा दिए, और रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। नाउ मिलिट्री पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ अबेंडमेंट ऑफ वॉर, जब वॉर की पॉलिसी को छोड़ दिया गया तो देयर वाज डिक्लाइन इन द मिलिट्री में ऑटोमेटिक डिक्लाइन देखने को मिला, एक कमी देखने को मिली। मीन्स सिक्योरिटी पे पूरी तरह से अशोका की ओर से ध्यान नहीं दिया गया आफ्टर द कलिंगा वॉर। नाउ कलिंगा वॉर को जीतने के बाद अशोका का अंपायर कहां से कहां फैला हुआ था?
यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटेंट ऑफ अशोका एम्पायर। तो आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ कलिंगा, अशोका एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम हिंदकुश in the northwest to river Pennar in the south. It is included some parts of Nepal in the north and the Kabul, Herat and the Kandahar provinces outside the present boundary of India. अब जरा इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। मैप में जो हम बता रहे थे हिंदुकुश जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ये यहाँ पे साइड पे इस वाले इलाका में हिंदुकुश है। ठीक है, अब रिवर पेन्नार यहाँ पे। ओके, तो ये रिवर पेन्नार साउथ में, रिवर पेन्नार से लेकर इधर हिंदकुश और यहाँ पे इधर गुजरात और दिस साइड में, इस साइड में बंगाल तक, इधर नेपाल तक, ये पूरा का पूरा अंपायर इसका फैला हुआ था अशोक का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस इसमें काबुल भी थे, हेरात भी थे, कंधार भी थे और आपके बलूचिस्तान भी शामिल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।